कमजोरी। हालांकि इंट्राडे में 16,150 के नीचे फिसलने के बाद निफ्टी में 100 पॉइंट की रिकवरी। बैंक निफ्टी में कमजोरी ज्यादा, तकरीबन सभी सेक्टर्स लाल निशान में। इक्विटी नहीं, करेंसी बाजार में भी दबाव। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया। पहली बार $1 का भाव 77 के पार। रुपए की कमजोरी से आईटी शेयर्स में रिकवरी का मूड। 1% से ज्यादा चढ़े इन्फोसिस, एचसीएल टेक और एलटीआई। वहीं एलटीटीएस, विप्रो जैसे शेयर्स में भी रौनक। एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री के मर्जर को बाजार की सलामी। एलटीआई में करीब 2% का उछाल। माइंडट्री के शेयर होल्डर्स को 100 शेयर्स के बदले मिलेंगे एलटीआई के 73 शेयर। कैंपस एक्टिवियर के आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग। शेयर 23% से ज्यादा के प्रीमियम के साथ 360 रुपए पर लिस्ट। वहीं एलआईसी के आईपीओ का आज आखिरी दिन, अब तक 1.25 गुना भरा इशू। सर्वेंद्र श्रीवास्तव बिल्कुल तैयार है और उन्हीं के पास चलते हैं सीधे, बिना समय बर्बाद किए हुए। निफ्टी में क्या कर रहे हैं सर्वेंद्र जी आज आप? नीरज जी बहुत बहुत नमस्कार। नहीं सर, आज तो जो कर रहे हैं वो तो जो पहले का आपके शो पे जो बोला हुआ है, आप और मैं आपके शो पे जो पहले बोला हुआ है वही ब्रॉड बायस वही है लास्ट 3 हफ्ते से। हम तो रोज रोज व्यू चेंज करने वालों में से नहीं है। 15,500 वाला लो चैलेंज होगा, 15,600 वाला लो चैलेंज होगा। ये हमने दर्शकों को 17,000 के ब्रेक पे ही 17,000 के आसपास ही बता दिया था कि भाई वो चैनल वो ब्रेक हो जाएगा। उसकी बहुत बहुत आशंका लग रही। तो 17,350 का जो बाउंस था, वहीं से जो हमारी बेचने की राय है वो कंटिन्यूड है मीडियम टर्म में। उसको एक दिन भी लेश मात्र चेंज नहीं किया है। और रुपया भी जो आज आप बात कर रहे हैं वो भी हमने उसी शो में बात कर ली थी कि भाई रुपया 82 83 हो जाएगा। और आज पहली बार वो 77 के ऊपर गया है। बट जिस तरह से डॉलर इंडेक्स की चाल है, मुझे लगता है रुपया 82 83 हो जाएगा और निफ्टी अपना 15,600 वाला लो तो चैलेंज करेगा। अब तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा वो बाद में देखेंगे, बट 15,600 का लो चैलेंज करेगा। तो जिनके पास पोजीशंस है बने रहे। यहां से नया तो अब रिस्क रिवॉर्ड कुछ बनेगा नहीं, बट जिनके पास पोजीशंस है, जब लास्ट हफ्ते में जब शो किया, लास्ट मंडे को जब शो किया था हमने, तब हमने इसमें बोला था, आप नहीं थे, बट हमने तब बोला था कि 17,100 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस कर लें। अब हम बोलते हैं कि जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं उनको आप तकरीबन 16,544 टू बी प्रिसाइज, 16,544 पे आप अपना स्टॉप लॉस ले आए। ट्रेड में बने रहें और इसको ट्रेड को थोड़ा और टाइम दें। और 15,500 15,800 की जब रेंज आए तो डेफिनेटली उस एरिया में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें शॉर्ट्स पे। ओके, शॉर्ट पे अगर आपकी पोजीशन में बने रहे। और सर्वेंद्र, मुझे ध्यान है कि ये बात कही थी कि ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ है और बिल्कुल इंडेक्स वैसे ही जाते हुए दिख रहे हैं। और रुपए पे भी हमारी बातचीत हुई जिस दिन मैंने कहा था कि मुझे तो ब्रेकआउट लग रहा है डॉलर इंडेक्स में। सर्वेंद्र ने कहा था कि ये 80 भी छू सकता है अगर बाहरी शक्तियां इसको संभालने की कोशिश नहीं करेंगी तो एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है। और करीब 200 पॉइंट के आसपास कमजोरी की संकेत दिख रहे हैं। तो अब क्लियर तो साफ कॉल तो बताई दी उन्होंने कि क्या क्या करना है। एक कोई स्टॉक बताइए जिस पे लॉन्ग या शॉर्ट बनाना हो। देखिए नीरज जी, जाएंगे तो शॉर्ट ही। और थॉट यही रहेगा कि अब आप ये ढूंढें कि कहाँ रिस्क रिवॉर्ड्स बचे हैं। तो ये थोड़ा अब फिलहाल के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, बट मुझे अभी भी लगता है कि सीमेंट में जगह है। और ये रेगुलर कवरेज वाला सेक्टर है, तो ध्यान रखें। दूसरी राय भी जरूर लें। हम इनको रेगुलर ट्रेड करते हैं तो हम इंटरेस्टेड पार्टी हैं, ये समझ के डिस्क्लेमर में दे रहा हूं। उसी हिसाब से आप इस कॉल को लें। मेरा मानना यह है कि सीमेंट में वीकनेस है और थोड़ी वीकनेस रहेगी। तो यहां पे अभी भी मुझे लगता है कि अंबुजा में रिस्क रिवॉर्ड्स हैं, 366 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना यह है कि कहीं तो ये फिसलेगा तो 335 340 इमीडिएटली ट्रेडिंग टारगेट्स इसके लग रहे हैं 5-7 वर्किंग डेज में। तो आई थिंक आप इसमें ट्रेड करें। 330 335 के टारगेट्स नीचे में अंबुजा सीमेंट के लिए करंटली अराउंड 366 बेचें। 377.60 का स्टॉप लॉस लगाएं और 330 का टारगेट लेके चलें। ओके, संदीप के पास चलते हैं। आनंद पंजाब से है। संदीप बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी सर, मेरे पास शोभा है, शेयर 200 शेयर लिए हुए हैं, 772 भी बाय किया सर। 772 पर 2 ओके। शोभा लिमिटेड साउथ की रियल एस्टेट कंपनी है और 772 पे खरीदा है और इस समय 577 प्राइस है। सर्वेंद्र, रियल एस्टेट कंपनी, बढ़ती हुई ब्याज दरें और शोभा इन्होंने ले रखा है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए यहाँ पे नीरज जी तकलीफ तो रहेगी इस स्पेस में। और
अभी तो आई थिंक जो हार्डनिंग बॉन्ड इसकी चालू हुई है वो मे बी एक और दो क्वार्टर तो और रहेगी। ये तो क्लियरली अब दिख रहा है। तो 2 क्वार्टर तो और इसमें यहाँ पेन ऐसा लग रहा है कि रहेगा। अब ऑलरेडी इनके भाव से काफी घटा हुआ है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आई थिंक स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए था, नहीं रखा। लेकिन अभी भी यहां से भी मेरा मानना है कि जिन लेवल्स पे अब है ये बड़े क्रिटिकल लेवल्स हैं, तो 565 के नीचे बंद करेगा तो स्टॉक में और वीकनेस गहराएगी, और उस केस में और एक मुझे लगता है कि 15 से 18% और ये स्टॉक टूट सकता है। तो आई थिंक 564 पे एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग ओनली बेसिस पे बना के रखें। उसके नीचे फिसलता है तो निकलें, क्योंकि फिर इनको और मार पड़ सकती है। और निकलेंगे तो उसके बाद, जब हम बोलते हैं निकलें, तो निकलने के बाद ये है कि अगर आपको 15-20% उसके बाद बन रहे तो आप, और स्टॉक अच्छा है, तो आप ट्रेड में री एंट्री ले सकते हैं। तो किसी कारण से अगर ये हो जाता है तो 500 के आसपास आप वापस शोभा में एंट्री ले सकते हैं। अगर 564 टूटता है तो ये ट्रेड है मेरा। बनस्पत 564 टूट जाए तो 500 के आसपास ये स्टॉक आ जाएगा, तब आप दोबारा इसको बाय करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपने ध्यान से सुन लिया होगा और लेवल्स आपको सब बता दिए गए हैं। अगला सवाल लेते हैं प्रशांत का, हमारे साथ बीदर कर्नाटक से जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर। सर मैंने CDSL के 150 शेयर लिए हैं सर। 1410 की बाइंग है सर। सर्वेंट CDSL बहुत फेवरेट है और बहुत चला भी है स्टॉक, लेकिन इस समय थोड़ा सा नीचे है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए स्टॉक अच्छा है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बट बात वही हो रही है कि अब क्योंकि बाजार के साथ लोग नहीं रहे, और अब मुझसे यहाँ 17,500-18,000 के आसपास अगर ये सारे ट्रेड्स पूछे होते तो शायद प्रॉफिट में भी निकलते। अब यहाँ पे थॉट यही रहेगा कि स्टॉक तो अच्छा है, अगर इनके पास होराइजन इसमें अच्छा है तो ऑलरेडी अब 1600 वाली चीज ऑलरेडी 1180 हो गई है, तो यहाँ से नया कुछ बेचने का और नया कुछ करने का बहुत ज्यादा रिस्क वर्ड बचा नहीं है। मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, दायरा इनको बड़ा करना पड़ेगा। 9 महीना प्लस, 9 to 12 मंथ्स एंड प्लस काइंड ऑफ अगर दायरे से खड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि वर्स्ट केस में 980 990 के नीचे बहुत ज्यादा फिसलना नहीं चाहिए, और वहां से जब रिकवरी करेगा तो वापस एक बार इनके भाव के ऊपर जाएगा। 1650-1700 के टारगेट्स रहेंगे, बट ये सारे टारगेट्स 12 महीने प्लस में लेके चलेंगे तब होगा। तो 12 महीने प्लस की रेंज में अपने लोअर एंड पे ये है, और मेरे ख्याल से हायर एंड उसकी जब आएगी तो 1700 के आसपास आएगी। तो 12 महीने में मेरा इसका 12 महीने प्लस में अगर ये इसको खड़े रहते हैं तो 1700 का मेरा टारगेट है यहाँ पे। तो अगर आप अगर चाहें तो बने रहे। हाँ, ट्रेडर नहीं है, आपको बहुत वो नहीं है, तो आप रुके रहिए, होल्ड करिए इसको, वापस से वो लेवल आएंगे जो आपने खरीदा या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। स्टॉक तो ठीक ठाक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र पटेल जी है वडोदरा से। महेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैंने GNFC का 3 दिन पहले 846 में लिए है, और अभी उसका 777 भाव चल रहा है। काफी मेरे को नुकसान है 75 रुपीज का। और GSCL का है 1100 शेयर, GSCL का 1100 शेयर मैंने 946 में लिया है। आपने GNFC कितने पे लिया है? 550 पे? 846 पे लिया भाई, तब तो नुकसान हो गया इनको। हाँ नुकसान प्लेट चेंज करिए भाई, GNFC में नुकसान है। सर्वेंद्र 846 रुपए पे GNFC खरीदा है, 4000 शेयर, क्या करना चाहिए? पहले तो इनको ट्रेडर्स हॉटलाइन देखना चाहिए। 3 दिन पहले लिया था तो मंडे को ही तो बोला कि नहीं लें, और बाजार नीचे जाएगा तो फिर क्यों लिया, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भाई अब मेरे लिए भी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि गिरते हुए बाजार में सब लोग बाय साइड का ही पूछते हैं, और ये ऑलरेडी नुकसान में है, तो नुकसान बोलना कि नुकसान बांध ले थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार जब स्टॉक की क्वालिटी ठीक होती है। तो स्टॉक तो ठीक है, स्टॉक तो बहुत ज्यादा खराब नहीं है, खाली लेवल्स खराब है इनके। तो अब मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेलिंग एक जरूर लगाएं। मेरा मानना यह है कि जब इतना खड़े रह गए तो एक 20 रुपए और देख लें। 758 के नीचे 757.40 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक उसके नीचे बंद नहीं करता तो इनका भाव शायद बाउंस में आ जाए। उस बाउंस में मेरे हिसाब से तो निकलना बनता है, क्योंकि अगर स्टॉक के जो मंथली क्वार्टरली आप सेटअप्स देखें तो कोई बहुत अच्छे नहीं बने। तो बाउंस आवे तो निकल जाए, बट जब तक बाउंस नहीं आ रहा, इन द मीन टाइम 757.40 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें GNFC में। ओके, तो फिलहाल होल्ड करिए, बाउंस आया तो उसमें से निकलने की कोशिश करिए। राजेश लोढ़ा है मुंबई से। राजेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मेरा सवाल है आरती ड्रग्स को लेकर। मैंने मार्च 2021 में खरीदा था 150 शेयर 759 में, तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर।
ओके सर्वेंद्र, लॉन्ग टर्म के लिए है तो समय की कोई मर्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन इनके भाव से नीचे है तो बने रहे इसमें या इनको कुछ और करना चाहिए? आरती ड्रग्स 438.70 वाला। जी 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 440 वाला, राइट? हाँ वही वाला जी। सर देखिए, अभी गिरावट तो यहाँ पे मल्टी मंथ गिरावट जिसको हम बोले हो चुकी है। ये स्टॉक वो था, ये स्टॉक वो है जिसने जाके फिर कोविड के बाद जो चला उसके बाद से अभी उसी को पचा रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मल्टी मंथ करेक्शन पूरा हो चुका है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं पॉसिबली इसमें एक बॉटम बनने की गुंजाइश है। तो ट्रेड में बने रहें, इस ट्रेड को एक 15 से 20 दिन और दें। आई थिंक ऊपर में बाउंस तो आएगा, उस बाउंस में डिसाइड करेंगे क्वालिटी कैसी है। बट फिलहाल ट्रेड में बने रहें और 15 दिन बाद दोबारा राय लें इस पे। एक क्विक सवाल है, राहुल चड्डा का ट्विटर पर डाला इन्होंने, बायोकॉन का पुट ऑप्शन लिया इन्होंने 340 स्ट्राइक प्राइस का, ₹7.5 पे, क्या करना चाहिए इनको? देखिए ट्रेंड तो यहाँ नीचे है और पुट ऑप्शन है, तो आई थिंक अभी टाइम है एक्सपायरी में, आज तो 9 तारीख है, टाइम है इनके पास। मेरे हिसाब से इस पुट में एक स्टॉप लॉस लेके जरूर लगा लें, ₹3.40 का एक स्टॉप लॉस लगा लें और ट्रेड में बने रहें। इनका एक बार स्ट्राइक इन द मनी तो हो जाएगा और पॉसिबली इन द मनी होगा तो इनको इंट्रिंसिक वैल्यू भी मिलेगी। मेरा टारगेट यहाँ पे इमीडिएटली 325 का है, तो आई थिंक 15-20 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू इनको मिल जाएगी। जितनी फास्ट आए उतना इनका पैसा बनेगा, तो ₹3.40 के स्टॉप लॉस से बने रहें। 3.40 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और आप सब लोग रुके रहिए। जरा एक मैनेजमेंट से बात करते हैं फेडरल बैंक के। फेडरल बैंक ने अपने नतीजे पेश किए हैं, जो अनुमान लगाए थे तमाम बाजार ने उससे स्लाइटली नीचे, ऑपरेशनली थोड़ा सा वीक नंबर है। हालांकि एनपीएस काफ़ी कम किए हैं कंपनी ने और एनआईआई भी करीब 7.5% साल दर साल और 0.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के आया है। तो नंबर में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। हमारे साथ आशुतोष खजूरिया जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेडरल बैंक के। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नंबर थोड़ा सा ऑपरेशनली कमजोर दिख रहे हैं सर, क्या कारण? उसमें एक कारण है, वन टाइम एक जो 142 करोड़ का हमने फैमिली पेंशन से संबंधित जो खर्च है जो भविष्यगामी है उसको हमने इसी क्वार्टर में ले लिया। जब ये इसमें इजाजत थी कि हम 5 वर्षों तक इसको स्प्रेड कर सकते थे, हर मैंने 20 क्वार्टर्स में इसको अमोर्टाइज कर सकते थे, लेकिन हमने इसी वर्ष पूरा का पूरा ले लिया। पहले 2 क्वार्टर्स में हमने अमोर्टाइज किया था क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन हमने फाइनली निर्णय लिया कि Q4 में हम पूरा का पूरा अपफ्रंट ले लेते हैं। तो 142 करोड़ जो आप अगर आप उसको वापस नेट ऑफ टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप देखें तो हमारा नेट प्रॉफिट 541 करोड़ की जगह लगभग 650 करोड़ होता। और अभी भी फिलहाल YOY भी 13% ऊपर है नेट प्रॉफिट। हमारी क्रेडिट कॉस्ट काफी लो रही है। जो आपने NII की बात की, तो NII तो बेसिकली होना चाहिए कि जितनी एडवांसेस की ग्रोथ है कम से कम उतना या उससे ज्यादा। लेकिन हाँ, लिक्विडिटी सिस्टम में ज्यादा होने की वजह से जो थोड़ी प्राइसिंग से संबंधित जो कंपटीशन थी वो काफी थी। अब जब साइकिल रिवर्स हुआ है तो पूरी संभावना है कि ये कैचअप कर। खजूरी साहब, आप कह रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट आपकी कम है, काफी कम है, लेकिन मार्जिन भी आपके गिरे हैं और ये मार्जिन स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। सेकेंड क्वार्टर में जो थे उससे थर्ड क्वार्टर में थोड़ा इंप्रूव हुए, फोर्थ क्वार्टर में फिर नीचे। हमारा अगर पूरे वर्ष का अगर आप निम्न देखें तो वो हम जो हमारा गाइडेंस था 3.2 के आसपास का, वो लगभग वहीं पर है। आप उसको क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर कर रहे हैं, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। मेन रीजन ये था कि क्वार्टर 4 में कुछ एग्री एडवांसेस, जबकि हमारी टोटल स्लिपेज तो काफी कम रही, लेकिन उसमें जो सेगमेंट था उसमें एक एग्री एडवांसेस का सेगमेंट था। और एग्री एडवांसेस में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रिवर्सल होता है वो बाकी सेगमेंट्स की तुलना में ज्यादा होता है। उसका कारण ये है कि उसमें जो स्लिपेज है उसमें 2 क्रॉप सीजन के हिसाब से चलती है, 90 दिन के हिसाब से नहीं चलती। जैसे मान लीजिए अगर एक क्रॉप सीजन अगर मान लीजिए 6 महीने का है और तब अगर वो अकाउंट उसके क्रॉप के बाद पे नहीं होता है तो एक क्रॉप सीजन और मिलता है उसको एनपीए क्लासिफाई कर। तो अगर वो उस दौरान स्लिप हो जाता है तो आपको 6 महीने का ब्याज जो है फिर वो रिवर्स कर। ये चैलेंज जरूर रहता है। ये चैलेंज अभी बना हुआ होगा सर? नहीं साहब, ये जो हमारा एग्री से संबंधित जितना था, मुझे लगता है अब आगे का तो खैर कोई भी भविष्यवाणी करेगा, लेकिन मुझे लगता है क्रॉप वगैरह ठीक ठाक रही। और जैसा कि हमारा पोर्टफोलियो एग्री का जो है वो गोल्ड लोन के रूप में है,
तो मुझे नहीं लगता कि एग्री पे ज्यादा स्ट्रेस रहेगी, और हमेशा रही भी नहीं पिछले कुछ वर्षों में। ये सिर्फ इस का एक वो है परिणाम, जिसे आप कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड जो इम्पैक्ट है, ये पोस्ट कोविड इम्पैक्ट है। सर लोन ग्रोथ भी तो अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे है, आप कह रहे बिजनेस मोमेंटम बन रहा है। लोन ग्रोथ हमारी जो है वो अगर आप कॉर्पोरेट को एक छोड़ दें तो कॉर्पोरेट में जरूर 7% है। बाकी लोन ग्रोथ तो आप जैसे आपकी इसी में देख लें, एग्री में ही, एग्री की जो लोन ग्रोथ है वो करीब मेरे ख्याल से 20% है। कोर रिटेल जो है वो 11% है। जो आपका कमर्शियल व्हीकल से संबंधित है वो 41% है। नहीं है, कॉर्पोरेट कितनी है? कॉर्पोरेट 7% है, 7%। और जो कमर्शियल बैंकिंग है, जो कॉर्पोरेट और बिजनेस बैंकिंग के दरमियान आता है। नहीं खजूरिया साहब एक चीज समझाइए मुझे, देखिए क्वार्टर 1, 2, 3 को छोड़ दिए 4, ये सब एवरेज 7, 8, 9%। ये थर्ड क्वार्टर में 12% कैसे आई थी? किसकी लोन ग्रोथ सर? तो इस बार भी जो है टोटल जो लोन ग्रोथ अगर आप देखें तो 10% से ऊपर है। तो वो एवरेशन है ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ। FY22 के 3 क्वार्टर्स में एवरेज थी, थर्ड क्वार्टर में एकदम से बढ़ी, वो क्या रीजन था? बेसिकली क्या है, अगर लार्ज टिकट अगर आप एक का फाइनेंस करते हैं हाँ। तो वो सडनली अगर वो ड्रॉ हो जाता है, ड्रॉ डाउन हो जाता है, तो वो जाती है। और उसके बाद अगर किसी के पास फंड्स लिक्विडिटी आ जाती है, वो कॉर्पोरेट में तो क्या रहता है, थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है। और फिर जिस तरह के प्राइसिंग कोट हो रहे थे, हमने ये प्रेफर किया कि हम उस प्राइसिंग के ऊपर नहीं देंगे, क्योंकि हमें अपेक्षा थी कि अब इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप जो है वो सब 5% टाइप की लेंडिंग ना करें। तो वो एक कॉल थी जो बैंक ने ली कि हमको एक अपनी जो रिस्क को प्रॉपरली प्राइस किया जाना है, उस प्राइसिंग पे नहीं है तो हम नहीं लेंड कर रहे हैं। खजूरी साहब ब्याज दरें बढ़ा दी आपने क्या? हमने दोनों डिपॉजिट की और लोन्स की, दोनों की ब्याज दरें उसी दिन बढ़ा दी थी। उसी दिन मतलब निर्णय ले रहा था जिस दिन आरबीआई ने रेपो रेट हाइक किया था, बिकॉज हमारा जो सेविंग बैंक है वो भी रिपो से लिंक है, और हमारे जो एडवांसेस हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क में, उनका जो बड़ा प्रतिशत है करीब 40% के करीब, वो रेपो से लिंक है, एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक है। अच्छा, तो जब तमाम एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जून में फिर से एक बार बढ़ सकती है, आपका अनुमान क्या है? तो एक्चुअली क्या एएलएम हमारी काफी उस दृष्टि से बैलेंस्ड है। तो अगर एसेट साइड में रेपो अगर हमको लाभ देगा, तो लायबिलिटी साइड में हम उसको पास ऑन करेंगे अपने डिपॉजिटर्स को। शायद आवाज चली गई खजूरिया साहब की। खैर एनीवे जी खजूरिया साहब, मैं ये पूछा था कि जून में फिर से ब्याज दरें बढ़ने की बात चली, आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं आपसे ये था कि चूंकि एएलएम हमारी काफी बैलेंस्ड है, तो अगर इसलिए दिक्कत नहीं है हमको उसका लाभ ये होगा कि हम लोन्स को रीप्राइस कर पाएंगे हायर उसमें, क्योंकि जो आपने लोन दिए एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक, वो एक स्प्रेड है और वो स्प्रेड रेपो के ऊपर है। लेकिन सर फिर न्यू बिजनेस पे इसका इंपैक्ट आएगा ना? सब न्यू बिजनेस तो इस पे डिपेंडेंट करता है कि अगर मार्केट में सिर्फ मेरे लिए ही बढ़ रहा हो, तो अगर पूरे सिस्टम के लिए बढ़ रहा है सर तो जब नहीं, आपकी बात सही है, सभी पूरा सिस्टम बढ़ रहा है, लेकिन अगर ग्रोथ और डिमांड भी उस तरीके सपोर्ट करेगी तब तो आदमी लोन लेगा ना। हाँ, तो उसमें एक चीज और भी हो रही है ना साहब, अगर आप देखें रेगुलेटर मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो धीरे धीरे लिक्विडिटी को भी तो विड्रॉ कर रही है। तो लिक्विडिटी को भी उन्होंने सीआरआर बढ़ा दिया, सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, जिसमें बैंकों के ऊपर जो अतिरिक्त जो वे आप कह सकते हैं अतिरिक्त बोझ आया, तो वो नेचुरली लिक्विडिटी विड्रॉ होगी और सीआरआर बढ़ने की वजह से जो अतिरिक्त खर्चा आएगा तो प्राइसिंग तो ऊपर जाएगी और सबकी जाएगी, सिर्फ एक बैंक के साथ वो नहीं है, तो पूरे सिस्टम की, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जाएगी। बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जाएगी तो एनबीएफसी इसको हायर प्राइस करेंगे, एनबीएफसी इसको हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स आएंगे तो वो आगे बढ़ाएंगे। तो सिस्टम में ही इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। सिस्टम में हाँ, ये तो ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई इंटरेस्ट रेट की, वो ऊपर जाएंगे और दुनिया भर के बाजार या दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स मान रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट की ट्रैजेक्टरी ऊपर जा रही है। चैलेंज ये है कि क्या जो लोन ग्रोथ है कॉर्पोरेट की खास तौर पे, चूंकि उनका टिकट साइज बड़ा होता है, क्या वो उसी मोमेंटम को पकड़े, क्या ये चैलेंज है? खैर एनीवे खजूरिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जी सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हम सिस्टम में हमेशा लोन साइड पे ही पूरा फोकस देते हैं जी। मेरा मानना है कि बैंकिंग जो है वो एक प्रकार का इंटरमीडिएशन है, हमें सेवर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन के अंदर ज्यादा है और जो बचत करता है, जो सेव कर रहे हैं, जिनके माध्यम से ये रिसोर्सेज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हर बैंक का करीब 90% जो उसकी बैलेंस शीट में होता है। आपकी मैक्सिमम सेविंग रेट क्या है एफडी करने पर 5 साल की? हमारी वही आई थिंक 5.50 के आसपास जो है, 5 से 5.50
हाँ, अलग अलग समय पे, और अभी हम फिर उसको रिकंसिडर करेंगे अपनी आगामी एल्को में। सेविंग्स में तो हमने तुरंत बढ़ा दिया, तुरंत अपने पास। ये तो है सर। देखिए खजूरिया साहब, आपकी बात से मेरा पूरा एग्रीमेंट है, लेकिन 5.5 या मैक्सिमम किसी टेनर में 6% भी होगी और उसके सामने 7% का इन्फ्लेशन है, तो लोगों की दिलचस्पी फिर शेयर मार्केट की तरफ चली आती है भाई, क्योंकि कमाई तो हो नहीं रही ना, इन्फ्लेशन से नीचे अगर हमारा इंटरेस्ट रेट है तो। खैर, बदलती हुई परिस्थिति है इकोनॉमी। खजूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं अगले क्वार्टर के लिए। हम लोग फिर से बात करेंगे, देखेंगे कैसा बिजनेस आप करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वेंद्र, फेडरल बैंक पे क्या राय बन रही है आपकी? जी नीरज जी, देखिए आई थिंक क्लियरली थोड़ा सा लैगार्ड रह गया अपनी स्पेस में, बट ओवरऑल तो आई थिंक अपने मीडियम टू लॉन्गर टर्म सेटअप्स को पकड़ के चल रहा है। और फेडरल बैंक के लिए मेरा मानना है कि यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे अच्छे सपोर्ट्स हैं, 87-88 के आसपास इसको अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में भी सपोर्ट्स हैं, मीडियम टर्म में भी ठीक ठाक सेटअप्स लग रहे हैं। तो आई थिंक एक पुल बैक इसमें वापस आपको आता हुआ मिल सकता है, और जो इसको तकरीबन वापस 97-98 की तरफ लेके जाएगा। तो फिलहाल जी ठीक है, 87 के सपोर्ट से 98 का टारगेट। मैं 1-2 सवाल और लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही क्विक जवाब दीजिएगा। इंडियन बैंक खरीदा है 60 रुपए 5 पैसे पे 100 शेयर, क्या करें? सर आपका स्टॉक का नाम निकल गया सर। इंडियन बैंक। इंडियन बैंक आई थिंक बने रहे ट्रेड में, यहाँ पे अच्छा है सेटअप, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, होल्ड करके रखें। ओएनजीसी अगर 69 रुपए 20 पैसे में खरीदा है तो क्या करें? देखिए ओएनजीसी में भी मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे। अभी इसमें एक जूस बाकी है, वापस एक चाल 180-190 की मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, तो बने रहे। तो उसमें बने रहे। इंडिया मार्ट के 28 शेयर है 5400 रुपए पर, लगातार स्टॉक पे प्रेशर है। इंडिया मार्ट क्या करें? जी, यहाँ पे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग राय नहीं है सर, तो मेरे ख्याल से है तो फिलहाल 4300 के सपोर्ट के आसपास, तो थोड़ा ऑब्जर्व कर लें और एक 5-7 दिन में एक बार वापस राय ले लें। ओके, तो ये कुछ और शेयर्स थे जो ट्विटर पे लोगों ने पूछे थे, कोशिश की हमने फटाफट जवाब दे। एक जवाब और देंगे, LTTS, LT टेक्नोलॉजी सर्विसेज 65 शेयर है 2655 रुपए पर, क्या करना चाहिए इसमें? आई थिंक मेरे हिसाब से बने रहे, जिस तरह से रुपए का रुझान है, आई थिंक आईटी में एक पॉजिटिव ब्रश ऑफ आ सकता है, तो मेरे हिसाब से 15-20 दिन इसमें बने रहे, 15 से 20 वर्किंग डेज, और फिर राय ले लें एक बार। ओके, तो ये कुछ सारे सवाल थे जो ट्विटर से थे। सरवेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। और जैसा कि सरवेंद्र ने कहा था, मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, हम लोग इसी शो में चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी का ट्रेंड नीचे का है, ये सरवेंद्र ने कहा था, और करेंसी वीक और हो सकती है रुपया, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। ये सरवेंद्र के शो देखने के आपको फ़ायदे हैं कि आपको एडवांस में ट्रेंड लाइन पता चल जाती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से लौट के आएंगे तो हर्षदा के साथ देखिए खिलाड़ी नंबर 1।